प्रीवियस ईयर की इस सीरीज़ में फिर से आप लोगों का स्वागत। स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है, मैनेज कर लीजिएगा। लास्ट क्लास में हम लोग 17 क्वेश्चन तक कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? और ये जो क्वेश्चन है ये समीक्षा अधिकारी 2016 के क्वेश्चन पेपर में आपके पास पूछा गया था। जैसे हर बार करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन के कुछ कीवर्ड्स होते हैं, और इस क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड हमारे सामने है बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा के बारे में अगर बात की जाए तो 1571 एडी में ये बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था, और इसको बनवाने के पीछे जो कॉन्सेप्ट था वो अकबर ने ही बनवाया था। और अकबर ने अपनी जो गुजरात विक्ट्री थी, गुजरात विजय थी, उस गुजरात विजय के महोत्सव के लिए इस दरवाजे का निर्माण कराया गया था। और इसके पीछे एक कहानी ये थी कि ये विश्व का सबसे भव्य दरबार लगना चाहिए, इसकी ऊंचाई इतनी होनी चाहिए। तो उस टाइम के ज़माने में जहाँ दरवाज़ों के बारे में अगर बात करें तो विश्व के सबसे बड़े दरवाज़ों में इसका नाम शुमार रखा गया था। तो ये पहले तो एक तरीके से वैश्विक स्तर पर सर्वे कराया गया कि भाई कहाँ कहाँ पर कितना कितना हाइट वगैरह के हैं, और तब जा कर के इस बुलंद दरवाजे को बनवाया गया था। इस बुलंद दरवाजे को अगर हम लोग देखें, इसकी अगर शैली के बारे में हम लोग बात करें तो इसमें इंडो और पर्शियन या फिर ईरानी, इंडो पर्शियन या ईरानी दोनों कल्चर की शैलियाँ हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। इस बुलंद दरवाजे के अंदर सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया गया मटेरियल है वो लाल बलुआ पत्थर है। लाल बलुआ पत्थर रखा गया है, और सुंदरता के लिए, जो उसकी सुंदरता को निखारने के लिए जो यूज़ किया गया है वो है संगमरमर। संगमरमर का यूज़ किया गया है उसकी सुंदरता के लिए। इसके साथ साथ इस दरवाज़ा का जो गेट है, जो गेट है, दरवाज़ा है, उसके गेट पर कुछ आयतों से भी उसको चित्रित किया गया है। आयत कहाँ से? कुरान की आयतों को उठाया गया है। और इसकी एक ख़ास बात और है कि इसमें कुछ जगह पर बाइबल के जो है स्लोगन भी रखे गए हैं इस बुलंद दरवाजे के अंदर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी बुलंद दरवाजे से। इसका करेक्ट आंसर अकबर है, अकबर ने ये बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया? और ये क्वेश्चन लोअर पीसीएस में आया हुआ है 2011 में। अब अगर हम दफन की बात कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। अगर हम वर्ड की यूज़ कर रहे हैं दफन, मतलब हम लोग मकबरे की बात कर रहे हैं। मकबरा, जिसको आप टॉम बोलते हैं, मकबरे की हम लोग बात कर रहे हैं। अब सिर्फ जहांगीर के ही क्यों, हम अगर मुग़लों के बारे में जानकारी ले रहे हैं तो सभी के सभी मुग़ल जो भी रहे हैं उनके कहाँ कहाँ मकबरे हैं, थोड़ी थोड़ी विशेषताओं के साथ बात कर लेते हैं। जब हम स्टार्टिंग में देखते हैं तो बाबर से भारत के अंदर मुग़ल साम्राज्य की नींव देखने को मिलती है। और बाबर आया था कहाँ? अफ़गानिस्तान वगैरह का जो एरिया है, जिसको पहले ट्रांस ऑक्सियान बोला जाता था, फरगना नाम का एक रीजन था जहाँ से वो निकल के आए थे। तो यहाँ पर तो कुछ टाइम के लिए, बट मोस्टली जो टाइम रहा था उनका उधर ही रहा था। तो जब बाबर की डेथ हुई तो पहले तो आगरा के अंदर दफन किया गया, और फिर आगरा से निकाला और फिर लेकर के चले गए काबुल। तो आज के टाइम में अगर हम बात करें कि बाबर का मकबरा कहाँ है तो वो काबुल के अंदर है, अफ़गानिस्तान के अंदर। उसके बाद जब हम हुमायूं के बारे में बात करते हैं, बाबर के वैसे 4 लड़के हुए, उनमें सबसे बड़ा हुमायूं, कामरान, अस्कर, हिंदाल और हुमायूं। हुमायूं के बारे में बात करें तो हुमायूं का शासन वैसे पूरे टेन्योर में अगर देखा जाए अस्थिर रहा है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ।
बट एंड टाइम में ये दिल्ली में ही इनकी राजधानी हुआ करती थी, और दिल्ली के दीन पना महल, जिसको आज आप पुराना किला के नाम से भी जानते हैं, वहाँ के पास ही निज़ामुद्दीन नाम कर की जगह है, तो वहाँ पर इनका मकबरा देखने को मिलता है। हुमायूं के बाद फिर हम लोग देखते हैं अकबर का टाइम। और अकबर, अच्छा एक चीज़ और है, अगर हम बात कर रहे हैं कि हुमायूं जो है उनका मकबरा दिल्ली में है, तो ये दिल्ली में बनवाया किसने था? तो दिल्ली में बनवाया था इनकी ही वाइफ हाजी बेगम। हाजी बेगम ने ये मकबरा बनवाया था हुमायूं का। वैसे भारत के अंदर सबसे पहला ऐसा मकबरा था जो डोम या फिर गुम्मद के आकार का था, क्योंकि उससे पहले तो मकबरे हैं ही नहीं थे। उससे पहले तो बाहर की तरफ हम लोगों को देखने को मिलते थे, मतलब अगर हम लोग इनके इतिहास को देखें तो ये एक खास बात भी थी इसकी। लाल बलवे पत्थर से ये बना हुआ था। फिर अगर हम अकबर के मकबरे की बात करें, तो अकबर का मकबरा अकबर के ही लड़के ने सिकंदरा में जो आगरा के पास पड़ती है जगह, वहाँ पर ये मकबरा बनवाया था। अकबर मतलब ये जहांगीर ने ये मकबरा बनवाया था। लाल बलवे पत्थर से ये बना हुआ है। अकबर के बाद फिर अगर हम बात करें जहांगीर, तो जहांगीर का मकबरा अकेला ऐसा मकबरा है जो अगर कंप्लीटली भारत में रहने वाले ये जो मुग़ल बादशाह रहे हैं, जिनका जन्म भी यहाँ रहा हो, और आज के वर्तमान पाकिस्तान में किसी अगर एक व्यक्ति का मकबरा है तो वो जहांगीर का मकबरा है। और जहांगीर का मकबरा है लाहौर के अंदर। जो जहांगीर की एक तरीके से प्रियसी कहें या फिर गर्लफ्रेंड कहें या फिर कुछ भी कह लें, उन्होंने बनवाया था नूरजहां ने ये मकबरा बनवाया था। फिर जहांगीर के बाद अगर हम बात करें शाहजहां, तो शाहजहां के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं कि इन्होंने अपनी वाइफ मुमताज़ महल के लिए, जिनका नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, उनके लिए आगरा में ताजमहल बनवाया, और उन्हीं की कब्र के पास उनकी भी कब्र, तो हम बोलेंगे शाहजहां का जो मकबरा है वो आगरा में है, जो उन्होंने स्वयं खुद ही बनवाया था, वो किसी ने नहीं बनवाया। क्लियर। और फिर लास्ट में एक और औरंगजेब का औरंगाबाद में ही मकबरा देखने को मिलता है। तो अगर मकबरों से क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो ये अलग अलग मकबरे मुग़लों के इतिहास में आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। इन ऑप्शन में एक भी मुग़ल बादशाह का श्रीनगर में नहीं है, दिल्ली में है और आगरा में भी है, ये आगरा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मुग़ल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की है? अच्छा, ये क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पर लोअर पीसीएस 2011 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। अब इसके अंदर कीवर्ड्स आप लोग देख लेते हैं। कीवर्ड कहने का मतलब हम यहाँ चित्रकला के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे ये क्वेश्चन अब बहुत पुराना हो चुका है, सबके लिए ये पुराना हो चुका है, बट आते ही रहता है क्वेश्चन। चित्रकला के अगर बारे में हम बात करें तो चित्रकला का एक इतिहास रहा है भारत की संस्कृति के अंदर अच्छा खासा। चित्रकला को हम अगर उठा करके देखें तो हम सिंधु वैली सिविलाइजेशन से और अब तक हम लोग चित्रकला के इतिहास को जोड़ करके देखते हैं। बट इस पूरे पार्ट के अंदर अगर हम लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ मुग़ल कालीन चित्रकला के बारे में बात करनी हो तो मुग़ल कालीन चित्रकला को हमारे यहाँ पर बेसिकली अकबर के टाइम ड्यूरेशन से देखने को ज़्यादा मिलती है। कारण क्या है, अगर हम बाबर के बारे में बात करें तो बाबर के पास तो इतना समय है ही नहीं था, वो आया और 4 के 4 साल लड़ाई में ही व्यस्त रहा। दूसरा, अगर हम हुमायूं के बारे में बात करें तो हुमायूं का टाइम ड्यूरेशन भी अस्त व्यस्त रहा है। शुरू के टाइम में बैठा गद्दी पर 1530 में और 1540 तक 10 साल तक अस्थिर रहा। पहले गुजरात को, फिर मालवा को, फिर इधर बिहार को, बंगाल को
व्यवस्थित करने में ही लगा रहा। और फिर अंततः 40 में यहाँ पर शेरशाह का टाइम ड्यूरेशन आया, और फिर 55-56 में ये दोबारा आता है, और फिर अपने दिन पनाह महल जो पुस्तकालय था वहाँ से गिर करके डेथ हो गई थी। तो ज़्यादा समय हुमायूं के पास भी नहीं था। लेकिन हुमायूं जब दोबारा आया था, क्योंकि ये अपने जो इनके गुरु थे उनके पास ही वहाँ पर रहा करता था, तो वहाँ से पर्शिया से, मतलब ईरान जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ईरान से अपने जो उधर के चित्रकार थे जिनका नाम था बिसजाद, उनके 2 शिष्यों को लेकर के आया था। उनके 2 जो फॉलोअर्स थे, शिष्य थे, उनको लेकर के आया था, बट ज़्यादा वर्क हो नहीं पाया, समय ही नहीं था। उसके बाद अकबर का जो टाइम ड्यूरेशन था, अकबर का टाइम एक स्थिर लंबा समय था, 56 से और 1605 तक का एक लंबा टाइम था और स्थिर था। स्टार्टिंग में शुरू के 10-12 साल तक स्थिरता बनाने के बाद फिर अकबर के टाइम ड्यूरेशन में चित्रकला के ऊपर विशेष से ध्यान दिया गया, और उसके प्रमाण भी हमको देखने को मिलते हैं कि जो अकबरनामा है, अकबरनामा के अंदर 100 से ज़्यादा चित्र हमको देखने को मिलते हैं, जिसको अलग अलग चित्रकारों ने चित्रित किया है। और अगर अकबर के टाइम ड्यूरेशन में देखे जाएं तो कुछ चित्रकार बड़े महत्वपूर्ण थे, जैसे मीर सैयद अली। मीर सैयद अली को अकबर ने ईरान से ही बुलवाया था, ये ईरानी सभ्यता से संबंधित थे। उसके साथ साथ एक और थे अब्दुस्मद, ये 2 लोग थे ऐसे जो ईरान से आए थे। बाकी पहले से ही यहाँ पर कुछ फेमस चित्रकार थे जिनके सामंजस्य से एक नई चित्रकारी शैली निकल के आई थी। उस चित्रकारी शैली के अंदर हमारी जो पहले से इंडो या फिर भारतीय चित्रकला थी और ईरानी चित्रकला अब आ गई, तो उनके सामंजस्य से एक नई चित्रकारी पेश हुई अकबर के टाइम ड्यूरेशन से। और उसके बाद अकबर के बाद फिर आता है शाहजहां, सॉरी हाँ, अकबर के बाद फिर हम लोग देखते हैं जहांगीर का टाइम। शाहजहां बोल गया मैं, जहांगीर का टाइम। जहांगीर के टाइम में ये जो चित्रकला थी, इस चित्रकला को और ज़्यादा पंप मिलता है। उसका कारण ये था क्योंकि जो जहांगीर था वो खुद चित्रकला का शौकीन था, वो खुद पेंटर था, वो खुद पेंट किया करता था। जहांगीर से पहले जो चित्रकला थी वो चित्रकला कुछ इस तरीके से होती थी कि चित्रकारी क्या हो रही है कि एक दरबार सजा हुआ है, उस दरबार के अंदर किस तरीके से बैठक ऑर्गेनाइज की जा रही है, ये एक चित्रकला में पेश करके रख दिया। किसी राजकुमार का जन्म हुआ है तो कैसे हर्ष और उल्लास के साथ उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसको चित्रित कर दिया। या जैसे कोई युद्ध हो रहा है, उस युद्ध को चित्रकला के अंदर पेश कर दिया। जैसे रणथंबोर का जो युद्ध था उसको चित्रकला के अंदर पेश किया गया है। इस टाइप की पेंटिंग अकबर के टाइम ड्यूरेशन में थी। अब जहांगीर के टाइम ड्यूरेशन में आकर के वो पेंटिंग शिफ्ट हो गई पर्टिकुलर इंडिविजुअल आइडेंटिटी पर। जैसे वो मानव के ऊपर, मानव के एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए, क्रोध को दिखाने के लिए, करुणा को दिखाने के लिए, प्यार को दिखाने के लिए वो एक्सप्रेशन बेस हो गई। प्लस पशु जो पक्षियां हैं उनके चित्रण यहाँ पर आने लगे। मतलब अब इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़ के ऊपर यहाँ पर चित्रकला का विकास होने लगा। तो जो जहांगीर था, जहांगीर के टाइम में आकर के ये जो चित्रकला थी वो अपने सर्वश्रेष्ठता पर देखने को मिली। और जहांगीर के टाइम ड्यूरेशन में कई सारे चित्रकार भी थे, जैसे गोवर्धन, नादिर हुआ, मंसूर हुआ, ये कई सारे ऐसे चित्रकार थे जो काफ़ी फेमस थे। इवन जो मंसूर थे वो तो पशु पक्षियों के चित्रण के लिए बड़े जाने जाते थे। किसके टाइम ड्यूरेशन में? जहांगीर के टाइम ड्यूरेशन में। तो जहांगीर इसका है करेक्ट आंसर। शाहजहां के टाइम ड्यूरेशन में चित्रकला पर कम और स्थापत्य कला पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, और उसका हमको उदाहरण ताजमहल देखने को मिलता है। ये ऐसा कहना भी गलत है कि चित्रकला पर ध्यान दिया ही नहीं गया, दिया गया है, बट
इनके कंपैरिजन में कम। क्योंकि ताजमहल के अंदर भी हम लोग दीवारों पर नक्काशी हम लोग देखते हैं, पितरा दुमा जो आकृतियां देखते हैं वो भी एक चित्रकला के आधार पर ही उसको प्रस्तुत किया गया है। क्लियर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जहांगीर। और औरंगजेब के टाइम में आकर के तो ये दोनों चीज़ ही धूमिल हो गई थी। औरंगजेब ने अपने जीवन के सिर्फ और सिर्फ अंतिम वर्षों में ही उस चीज़ को ध्यान दिया, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस चित्रकला को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो चित्रकला का एक ये छोटा सा इतिहास मुगलों का हम लोगों ने चर्चा की, तो इसका करेक्ट आंसर था जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 है, मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की? और ये क्वेश्चन 2016 में आया है लोअर पीसीएस में। 2016 का ये क्वेश्चन पेपर है। क्लियर? अब मनसबदारी प्रथा क्या है? पहले तो आपको कीवर्ड जो है, इस कीवर्ड के बारे में जानकारी हो कि मनसबदारी चीज़ क्या है। देखो, अगर हम इस वर्ड को ट्रांसलेट करें तो वर्ड लिखा है एक मनसब, और मनसब का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेणी। मनसब का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेणी, मतलब एक ऐसी श्रेणीवार पद्धति इन्होंने स्टार्ट की। अब इस श्रेणी को हम हायरार्की भी बोल लेते हैं इंग्लिश के अंदर। हायरार्की कहने का सेंस कुछ ऐसी हायरार्की से है, और ये हायरार्की जो बनी है वो बनी है सेना को डिफाइन करने के लिए। सेना को डिफाइन करने के लिए उनके औहदे या उनकी पोस्ट से है, उनकी पोस्ट से है। मतलब ये जो मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट हुआ था ये एक पोस्ट सिस्टम था। जैसे आज हम लोग देखते हैं, आप लोग देखते हैं पे ग्रेड, भाई 5600 पे ग्रेड सैलरी बहुत ज़्यादा है, भाई 4800 पे ग्रेड उससे सैलरी कम है, औहदा भी छोटा है, अधिकार भी कम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कम है, ऊपर वाले की ज़्यादा है और पावर्स भी है। सेम ऐसा ही सिस्टम जैसे आज हम देखते हैं 4800 पे ग्रेड, या फिर नीचे आ जाए अब 2400 पे ग्रेड पर आ जाओ, 2000 पे ग्रेड पर जाओ, 1800 पे ग्रेड पर आ जाओ। तो जैसे जैसे आप लोअर पोस्ट से अपर पोस्ट की तरफ चलते हैं वैसे वैसे आपके पास पावर भी बढ़ती चली जाती है, आपके पास अधिकार भी बढ़ते चले जाते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती चली जाती है। सेम ऐसे ही यहाँ पर था। पहले क्या होता था, कोई राजा महाराजा आए तो हाँ भाई ये मेरा लड़का है और इसको इस पोस्ट पर पहुंचा दो, ठीक है। तो यहाँ पर इस मनसबदारी सिस्टम ने उस चीज़ को हटा करके रिप्लेस करके कर दी कि भाई जिसके पास अधिकार, जिसके पास एबिलिटी होगी, योग्यता होगी, वो योग्यता के दम पर अगर हम उसको यहाँ अपॉइंट कर रहे हैं तो योग्यता के दम पर वो यहाँ पर अपॉइंट हो, योग्यता के दम पर वो ऊपर की तरफ प्रमोशन लेता चला जाए। मतलब एक ऐसा सिस्टम बना के तैयार किया जिसमें योग्यता के आधार पर लोगों को भर्ती कराया जाए। क्लियर है? और ये सिस्टम अकबर के टाइम ड्यूरेशन में देखने को मिला था। मनसबदारी, जैसे आज हम लोग अलग अलग पोस्ट देखते हैं तो मनसबदारी सिस्टम को अगर देखा जाए तो आईने अकबरी के अंदर ऐसा कहा जाता है कि टोटल 66 पोस्ट बनाई गई थी, जिनमें जो व्यवहार के अंदर थी वो 33 पोस्ट ऐसी थी जो व्यवहार में मतलब यूज़ की जाती थी। और इस मनसबदारी प्रथा के अंदर ऐसा मान लेते हैं किसी को 10 मनसबदारी का एक अधिकारी बना दिया, तो ऐसा मान लेते हैं 10 मनसबदारी है तो उसके पास 2 टाइप की सेना होती थी, एक होता था जात और एक होता था सवार। जात और सवार, जात कहने का मतलब ये थे सैनिक। सैनिक कौन से? जो भाला लेकर के चलते थे। और सवार कौन? जिनके पास घोड़े होते थे। मतलब ये एक ऐसा अधिकारी है ए नाम का, इस ए नाम के अधिकारी के लिए ऐसा मान लेते हैं कि 10 सैनिक और 10 घोड़ों की
टुकड़ी का ये प्रतिनिधित्व करेगा, ये रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। ऐसे ही इसके ऊपर ऐसा मान लेते हैं 50 मनसबदारी की एक पोस्ट हो गई, तो उसके पास जात कितनी, ऐसा मान लेते हैं कि 50 सैनिक होंगे और 50 ही उसके पास घोड़े होंगे। तो ऐसे मनसबदारी व्यवस्था इन्होंने तैयार की, और उसमें सबसे जो अकबर के टाइम ड्यूरेशन में अगर देखी जाए तो सबसे ज़्यादा 5000 और 5000 की मनसबदारी होती थी जो राजकुमारों को दे दी जाती थी। मतलब 5000 सेना की टुकड़ी सैनिक और 5000 घोड़ों की टुकड़ी को अकेला एक आदमी रिप्रेजेंट करेगा, जो होगा 5000 की मनसबदारी। बात समझे? तो ये एक मनसबदारी थी जिसको अकबर के टाइम ड्यूरेशन के अंदर अस्तित्व में लेकर के आया गया था। ये था हम लोगों का इसका करेक्ट आंसर अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेगम मुमताज महल का मूल नाम क्या था? अच्छा, ये क्वेश्चन कब, ये भी 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन। अब इसमें 4 नाम है अब इसमें 4 नाम है बेगम मुमताज महल। पहले एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मेहरुनिसा, मेहरुनिसा को अगर हम बात करें तो मेहरुनिसा जो नूरजहां थी, नूरजहां का बचपन का नाम था मेहरुनिसा। और मेहरुनिसा मतलब एक तरीके से मैंने आपको बताया था ना कि ये गर्लफ्रेंड थी किसकी, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, जहांगीर की ये गर्लफ्रेंड हुआ करती थी ठीक है। गुलबदन बानो बेगम ये बाबर की लड़की या हुमायूं की बहन हुआ करती थी, जिसने, लिख देते हैं, हुमायूं की सिस्टर। ये अलग अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई पूछ लिया जाए बताओ इनमें से कौन बाबर की लड़की थी। तो ये जो गुलबदन बानो बेगम थी, नाम इनका कोई दूसरा नहीं था, यही नाम था। इन्होंने हुमायूं नामा अपने भाई के लिए लिखी थी, हुमायूं नामा। अब आता है रोशन आरा। रोशन आरा को पढ़ने से पहले अर्जुमंद बानो बेगम की बात करते हैं। जो अर्जुमंद बानो बेगम रही हैं, अर्जुमंद बानो बेगम को ही आप मुमताज महल के नाम से जानते हैं। ये आसफ जहां की लड़की थी और जो शाहजहां थे, शाहजहां की ये वाइफ थी। शाहजहां इनको सबसे ज़्यादा चाहते थे, जिनकी याद में फिर मुमताज महल भी बना था। तो इसका करेक्ट आंसर है अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम की 14 संतान हुई थी। 14 में 7 लड़के थे और 7 लड़कियां थी। ठीक है, इनमें 7 की तो डेथ हो गई थी और 4 लड़के और 3 लड़कियां, सॉरी मैं 7 लड़के और 7 लड़कियां गलत बोल गया था, मैं दोबारा बता देता हूं इसको। इनकी 14 संतान हुई थी, तो 14 में से 7 की तो डेथ हो गई थी, और जो 7 बच्चे बचे थे, 7 में से 4 तो थे बॉय और 3 थी लड़कियां, गर्ल्स। और उन 3 में से एक लड़की थी जिनका नाम था रोशन आरा। जो रोशन आरा थी वो किसकी, अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज महल की लड़की थी। अब इतिहासकारों ने एक रोचक तथ्य आपके सामने रखा है। वैसे ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहासकार ही बोलते हैं। इतिहासकार बोलते हैं कि जो शाहजहां था, शाहजहां अपनी वाइफ से इतना प्यार करता था जब उनकी डेथ हो गई थी, कि उसने रोशन आरा के साथ शादी कर ली, अपनी लड़की के साथ ही। अब ये क्या बात होगा भाई, प्यार भाई मैडम के साथ है और शादी बाद में उनके जाने के बाद। तो उसका मानना ये था कि जो शक्ल मुमताज महल की है, ऐसी ही शक्ल रोशन आरा की है, तो उन्होंने शादी कर ली। ऐसा इतिहासकार बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ। ठीक है, तो ये टोटल 4 लोग, चारों के बारे में आपको अलग अलग बात पता होनी चाहिए। आज हम लोग अपनी क्लास के अंदर यहीं तक ही रखते हैं, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में कोशिश करेंगे कि ये कंप्लीट हम लोग करते हैं। आपको कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, और एप्लीकेशन पर जा कर के भी आप प्रैक्टिस सेशन लगा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू,
बहुत बहुत धन्यवाद।